Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. Today is the 12th video in which we are going to discuss some short topic of CSIR UGC NET license examination. So in these video we are discussing some of the important topics जो कि हमारे CSIR UGC NET examination के लिए बहुत ज़्यादा important है. These are the simple topic only but repetitively coming in the last exams. So we should focus on these topics at least before going to the examination hall. So today we are going to discuss transfer zones. ये बहुत ही छोटा ही टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हर बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर हम उठा के देखें तो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसको स्किप नहीं करना चाहिए. As you guys know, this is the 12th video of the series. So अभी तक हमने बहुत सारे questions, बहुत सारे topics को discuss किया. तो अभी आने वाले जितने दिन बचे हुए हैं वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स लाइक दिस. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो डालूं इससे CSIR UGC नेट लाइसेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए और आप लोग एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाएँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी फेस ना हो. और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सेम नेम से है बॉटनी वाइब्स. आप सर्च कर सकते हैं और आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप जो भी क्वेरी हो आपकी वो आप पूछ सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ट्रांसफर जोन्स. ट्रांसफर जोन्स क्या होता है? ट्रांसफर जोन्स को जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है. अब ऐसा जंपिंग जीन्स इसको क्यों बोलते हैं? जंपिंग जीन्स क्योंकि ये एक जगह से, अगर ये एक छोटा सा DNA सीक्वेंस है, ये एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, इसलिए इसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं. ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर हो गया आई होप. दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं. ये पहली बार बारबरा MC क्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था किस में? मेज़ में. आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. थर्ड चीज़, इसको जंपिंग जीन्स के साथ साथ सेल्फिश DNA भी बोला जाता है क्योंकि जिस भी होस्ट में ये रहता है उस होस्ट को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता इसके होने का, इसलिए इसको सेल्फिश DNA बोला जाता है. सिंपली ये DNA शॉर्ट DNA सीक्वेंस है. ये मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है और जिस प्रोसेस से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोजिशन. ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. अब देखते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में. फर्स्ट होता है टाइप 2 एलिमेंट और सेकंड होता है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स. टाइप 2 एलिमेंट जो होता है डायरेक्टली DNA की तरह ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोज होता है. ठीक है, और जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये पूरा मैंने रेट्रो के लिए बताया है. जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो फर्स्टली DNA की फॉर्म में होते हैं. DNA से क्या बनेगा? RNA बनेगा. RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू cDNA बनेगा. अब ये किसी और जगह पे जाके इंटीग्रेट होगा, दैट इज़ नोन एज रेट्रो ट्रांसपोजिशन. ठीक है, इतना क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, इन दोनों के पास ही आइदर ये टाइप 2 के पास आइदर रेट्रो ट्रांसपोजिशन जोन्स के पास, दोनों के पास ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स पाए जाते हैं. अब ये होते क्या हैं? ऑटोनोमस एलिमेंट्स इज़ दैट एलिमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोजिशन, जो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में हेल्प करते हैं. आइदर इट इज़ एनी एंजाइम और एनी एलिमेंट जो कि इसमें इस प्रक्रिया में हेल्प करते हैं. ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग एक बार. जिस प्रोसेस से ये मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है. आइदर इट इज़, आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, आइदर इट इज़ कंजर्वेटिव को कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं और दूसरा तरीका होता है रेप्लिकेटिव. रेप्लिकेटिव में क्या होता है? DNA पहले रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद जाके किसी और जगह पे इंसर्ट करेगा जीनोम में. तो क्या होता है इसमें ना नॉर्मली कॉपी नंबर इंक्रीज़ हो गया क्योंकि इसने कट नहीं किया ना, उस जगह से कट नहीं किया, इसने पहले रेप्लिकेट किया और दूसरी जगह पे इंसर्ट किया. तो इंसर्ट करने की वजह से इसका कॉपी नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाता है. जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो इसमें कॉपी नंबर का इंक्रीमेंट नहीं होता है.
ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स 3 तरीके के होते हैं मेनली। आईएस एलिमेंट जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोजिशन में। ठीक है, दूसरा है कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। मैं बहुत डिटेल में इस पार्ट को नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ही ज़्यादा एम्फोसिस कर रही हूँ। दूसरा होता है कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये लॉन्गर होते हैं, मेनली आईएस एलिमेंट्स से, और इसके पास जीन्स होती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की, जैसे TN9, TN10, TN9 फॉर क्लोरमफेनाइकोल एंड TN10 फॉर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग जो कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं, उसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। ये दोनों पार्ट इन्वर्टेड रिपीट है और बीच में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो इस आप नॉन कंपोजिट के भी एग्जांपल कुछ याद कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है कंपोजिट से, और इसका एग्जांपल है TN3 और TN21। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज़ यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स। यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स, पी एलिमेंट इज़ ए यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स ओनली। ये कोई RNA इंटरमीडिएट नहीं बनाता है, और जो ट्रांसपोजिशन के वजह से मेनली क्या होता है कि एक जीनोम है, ठीक है, यहाँ से यह कट हुआ और यहाँ जाके ट्रांसपोज हो गया, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट थी उसका क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, ये मेनली 2 स्ट्रेन्स ड्रोसोफिला में मिलते हैं, P स्ट्रेन्स एंड M स्ट्रेन। केस 1 देख लेते हैं हम लोग। अगर मेल जो होगा M स्ट्रेन का होगा और फीमेल जो होगी P स्ट्रेन की होगी, तो नॉर्मल F1 प्रोजेनी बनेगा। अब मैं याद करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, M फॉर मेल और M फॉर M स्ट्रेन। जब ऐसे रहेगा तो चीज़ें नॉर्मल रहेगी, जैसे ये बदल दिया हमने तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, तब हमारा जो प्रोजेनी बनेगा, F1 प्रोजेनी बनेगा, वो जो होगा वो स्टेराइल हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि आप इतना याद रखिए, P एलिमेंट P स्ट्रेन के पास क्या होता है, रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। रिप्रेसर अगर हमारा फीमेल के थ्रू प्रोजेनी में आ जाएगा तो वो जितनी भी ट्रांसपोजिशन हो रही है उसको रिप्रेस कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोजेनी बन गई। और अगर फीमेल में नहीं है, M स्ट्रेन के पास होता नहीं है रिप्रेसर, तो आया नहीं हमारे F1 प्रोजेनी में, तो वो रिप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसपोजिशन होगा तो कुछ जीन्स म्यूटेट हो जाएंगी, एबरेशंस आ जाएगा, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाएगा बहुत सारे जीन्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो देख लीजिए एक बार। M स्ट्रेन के पास कोई रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर रिप्रेसर नहीं है तो P एलिमेंट्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जीन्स जो है इनएक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, आइदर वो पॉइंट्स में पूछे, आइदर पूरा क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वो लोग। सो एक बार देख लेते हैं ये भी। रेट्रो ट्रांसपोजिशन मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि पहले क्या होता है, ये DNA है हमारा, DNA किस में कन्वर्ट होगा, RNA में। RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हमारा फिर से DNA कन्वर्ट होगा। अब ये जाके इंसर्ट करेगा कहीं पे, इंसर्शन होगा, तो उसको बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजिशन। अब ये होते हैं 2 तरीके के मेनली, आइदर इट इज़ LTR और सेकेंड इट इज़ नॉन LTR। LTR को बोलते हैं वायरल, और नॉन LTR को बोलते हैं नॉन वायरल ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, LTR का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। LTR के दोनों साइड पे LTR रीजन प्रेजेंट होता है और बीच में इंजाइम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, नॉन LTR में कुछ स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, इसमें LTR प्रेजेंट नहीं होता है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ नॉन LTR, एंड इसके पास होता है ओपन रीडिंग फ्रेम 1 and 2।
और इसके साइड साइड में होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, 5 अनट्रांसलेटेड रीजन और 3 अनट्रांसलेटेड रीजन, और एंड में बिल्कुल पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, लाइन एंड साइंस। अब ये मिलता किस में है, मैमल्स में मिलते हैं ये। ठीक है, और इसकी एक्यूमुलेशन लाइंस की सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है। ये ऑटोनोमस होते हैं, दैट इज़ खुद ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं है इसे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइंस होते हैं L1 फैमिली, L1 लाइन फैमिली। ठीक है, उसके बाद ऑटोजोम्स के से ज़्यादा सेक्स क्रोमोसोम में इसकी मात्रा पाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ओपन रीडिंग फ्रेम्स प्रेजेंट है 1 और 2, 5 UTR 3 UTR प्रेजेंट है, पॉली ए टेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा रेड बना रखा है वहाँ पे थोड़े डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ORF1 कोड करता है RNA बाइंडिंग प्रोटीन को, और ORF2 कोड करता है एंडोन्यूक्लियस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। कुछ साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। साइंस जो होते हैं नॉन ऑटोनोमस होते हैं, इसको हमेशा लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, इसका लाइन की एक्टिविटी की इसको आवश्यकता है, और ये मेनली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं RNA पॉल 3 के द्वारा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अलू एलिमेंट्स। इतना आप लोग ध्यान में रखिए, और इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका हो जाएगा काम। तो आप इसको ही, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मैं मेल आईडी यहाँ पे लिख देती हूँ, prakriti.jha23@gmail.com। ठीक है, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं इस पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज़।